नमस्कार। मैं अजीत सिंह, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल ततारपुर इस्तमुरार, ज़िला रेवाड़ी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, एजुसेट टेलीकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं के विषय राजनीति विज्ञान के उपविषय समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व पर चर्चा करेंगे। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के अध्याय को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें आज व्याख्यान के प्रथम भाग पर चर्चा होगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान का उद्देश्य विद्यार्थियों को समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व की विस्तार से जानकारी देना है, ताकि विद्यार्थी विश्व में अमेरिका की स्थिति एवं शक्ति से भलीभांति परिचित हो सकें। व्याख्यान का क्षेत्र। में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अध्याय का परिचय, नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। हम व्याख्यान के प्रथम भाग में इन निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अध्याय का परिचय। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरे अध्याय में हम द्विध्रुवीयता के अंत के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति के बारे में पढ़ चुके हैं। शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। इस अध्याय में हम अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति, विस्तार और सीमाओं को समझने का प्रयास करेंगे। किस तरह शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब विश्व में अमेरिका सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। अब दुनिया में उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। विश्व एक ध्रुवीय बन गया था। क्यों? क्योंकि शीत युद्ध के बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ 15 गणराज्यों में 15 टुकड़ों में बट गया। इस अध्याय में हम एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की उभार की शुरुआत का अध्ययन करेंगे। इसकी शुरुआत प्रथम खाड़ी युद्ध से ही हो गई थी। इसमें अमेरिका के नेतृत्व में नाटो सेना ने अपने आधुनिक हथियारों का प्रयोग करके कुवैत को इराक के कब्जे से मुक्त करवाया। इस सैनिक कार्यवाही से अमेरिका ने विश्व में अपने वर्चस्व का प्रमाण प्रस्तुत किया। अमेरिका द्वारा अपने अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग इराक, अफगानिस्तान, कीनिया और तंजानिया पर सैनिक कार्यवाही की और इस व्याख्यान में हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी वर्चस्व के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलुओं का भी इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम यह भी देखेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए भारत किस प्रकार के विकल्प अपनाएगा और अंत में अमेरिकी वर्चस्व के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। परंतु हमने जैसा पहले बताया है कि इस अध्याय को हमने दो भागों में बांट दिया है, यानी व्याख्यान का प्रथम भाग और व्याख्यान का द्वितीय भाग। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। प्यारे बच्चों, अमेरिकी शक्ति में लगातार वृद्धि हुई। इराक का कुवैत पर कब्जा हुआ। सुरक्षा परिषद द्वारा इराक पर सैनिक कार्यवाही की अनुमति दी गई
और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इस कार्यवाही को नई विश्व व्यवस्था घोषित किया गया। सोवियत संघ के अचानक विघटन ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। दो महाशक्तियों में से एक का वजूद समाप्त हो गया तो दूसरी शक्ति में वृद्धि हो गई, अर्थात अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाया। इस प्रकार अमेरिका की वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, लेकिन जब हम अमेरिकी वर्चस्व का गहराई से अध्ययन करते हैं तो अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के अंत यानी 1945 में ही हो गई थी। परंतु यह बात बहुत बाद में जाकर साफ हुई कि पूरी दुनिया वर्चस्व के दौर में जी रही है। यहाँ यह गौरतलब है कि अगस्त 1990 में इराक ने रातों रात कुवैत पर कब्जा कर लिया और कुवैत को अपना 19वां प्रांत घोषित कर दिया। जब इराक को समझाने बुझाने की सभी राजनयिक कोशिशें विफल हो गई, तब यूएनओ सुरक्षा परिषद ने इराक पर सैनिक कार्यवाही करने की अनुमति दे दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस कार्यवाही को नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। नई विश्व व्यवस्था में नाटो सेनाओं ने अमेरिका के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की। लगभग 6,60,000 सैनिकों ने इस सैन्य कार्यवाही में हिस्सा लिया। कुवैत को इराक से मुक्त कराने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में नाटो गठबंधन के 34 देशों की सेना ने संयुक्त रूप से 17 जनवरी 1991 को इराक के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही शुरू की। इसे सैनिक कार्यवाही को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया गया। इसमें 6,60,000 सैनिकों ने भाग लिया। इस सैन्य अभियान का नेतृत्व अमेरिकी जनरल नॉर्मन सर्वाजकोव ने किया। इस सैन्य अभियान में लगभग 75% सैनिक अकेले अमेरिका के थे और हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कहा था कि यह जंग 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, लेकिन जल्दी ही इराकी सैनिक शक्ति पूरी तरह धराशायी हो गई। लगभग 40 दिनों की धुआंधार हवाई हमलों के बाद 24 फरवरी 1991 को जमीनी युद्ध शुरू हुआ। मात्र 100 घंटे के जमीनी युद्ध के बाद इराकी सेना ने हार मान ली। इसमें 2 लाख इराकी सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए, उनको बंदी बना लिया गया। अंततः 28 फरवरी 1991 में कुवैत स्वतंत्र हो गया, अर्थात इराक ने उसे मुक्त कर दिया। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में कंप्यूटर निर्देशित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया, इसलिए इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा भी दी गई। इस युद्ध की टेलीविज़न पर व्यापक कवरेज हुई और यह एक वीडियो गेम वार में तब्दील हो गया। इसी वजह से अमेरिका ने इस युद्ध से मुनाफा भी कमाया तथा जितनी राशि इस युद्ध में खर्च हुई उससे अधिक रकम उसे जर्मनी, जापान, सऊदी अरब जैसे देशों से मिल गई। इसके बाद ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जले और टूटे हुए वाहनों की ये तस्वीर है, जिसको हाईवे ऑफ डेथ के नाम से जाना गया, यानी मृत्यु का राजपथ। कुवैत और बसरा के बीच की इस सड़क पर पीछे हटती इराकी सेना पर पहले खाड़ी युद्ध फरवरी 1991 के दौरान अमेरिकी विमानों ने हमला किया था। कुछ विद्वानों का कहना है
कि अमेरिकी सेना ने जानबूझकर सड़क के इस हिस्से पर हमला किया था। मैदान छोड़कर भागते हुए इराकी सैनिक सड़क के इस हिस्से पर अफरा तफरी भरे ट्रैफिक जाम में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए और नए राष्ट्रपति के रूप में बिल क्लिंटन चुने गए। और इस शीर्षक में हम बिल क्लिंटन का दौर व अमेरिकी वर्चस्व का अध्ययन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो मुख्य बात थी वो ये थी कि वहाँ वैश्विक मामलों की अपेक्षा घरेलू मामलों को चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाया गया। कोसोवो में हालांकि घरेलू मामलों में दिलचस्पी के बावजूद भी ऐसा नहीं था कि बिल क्लिंटन ने सैनिक कार्यवाही को बिल्कुल विराम दे दिया, बल्कि कोसोवो में सैनिक कार्यवाही की, स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार का पतन किया और वहाँ पर अपने मनपसंद सरकार स्थापित की। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बाद जॉर्ज बुश 1992 में राष्ट्रपति का चुनाव हार गए। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन अमेरिकी राष्ट्रपति बने। उन्होंने विदेश नीति की बजाय घरेलू नीति को चुनाव प्रचार का मुख्य हिस्सा बनाया। प्यारे बच्चों, बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा भी चुनाव जीते और अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर लगातार 8 सालों तक रहे। बिल क्लिंटन के कार्यकाल में ऐसा जान पड़ता था कि अमेरिका ने अपने को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया है और वैश्विक मामलों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। क्लिंटन ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र का विकास, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित किया। लेकिन क्लिंटन सरकार फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए भी हमेशा तैयार रहती थी। इसका प्रथम उदाहरण 1999 में जब मिला जब यूगोस्लाविया ने अपने प्रांत कोसोवो में अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्यवाही की, तो अमेरिका ने अल्बानियाई लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी सेना को नाटो देशों के सेना के साथ यूगोस्लाविया के क्षेत्रों पर 2 महीने तक बमबारी करने का आदेश दे दिया। 2 महीने तक लगातार बमबारी होती रही। स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार का पतन हो गया और नाटो सेना के लगभग 3500 सैनिकों को वहाँ पर तैनात रखा गया। इसके बाद बिल क्लिंटन सरकार ने दूसरी बड़ी सैन्य कार्यवाही की, जिसको ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के नाम से जाना जाता है। केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर अलगाववादियों और आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया। उसके जवाब में अमेरिका ने सैन्य कार्यवाही की, उसमें क्रूज मिसाइलों का प्रयोग किया गया। अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उसमें उल्लंघन किया गया और विश्व जनमत की भी अनदेखी उसमें की गई। बिल क्लिंटन सरकार ने अपनी दूसरी बड़ी कार्रवाई नैरोबी केनिया का एक शहर है नैरोबी, और दार इस सलाम तंजानिया का एक शहर है, उसमें अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों पर आतंकवादी संगठनों के द्वारा बमबारी की गई थी, जिसके जवाब में 1998 में अमेरिका की सेना ने, बिल क्लिंटन की सरकार ने अमेरिकी सेना को सैनिक कार्यवाही करने का आदेश दिया। इस बमबारी में इस्लामी विचारों से ओतप्रोत अल-कायदा आतंकवादी संगठन को निशाना बनाया गया, क्योंकि अमेरिकी दूतावासों पर हमला करने के लिए
अल-कायदा आतंकवादी संगठन को जिम्मेदार माना गया था। अल-कायदा को सबक सिखाने के लिए राष्ट्रपति ने सैनिक कार्यवाही का आदेश दे दिया। इस सैन्य अभियान में अमेरिकी सेना ने सूडान और अफगानिस्तान के अल-कायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइल से हमले किए। इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का नाम दिया गया। इसमें अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन किया, विश्व जनमत की भी अनदेखी की गई। क्योंकि नागरिक ठिकानों पर भी हमले किए गए। विश्व समुदाय ने अमेरिका की काफ़ी आलोचना की, परंतु उसने विश्व समुदाय की कोई परवाह नहीं की। स्वेच्छा से वह विश्व में कहीं भी क्रूज मिसाइलों से हमला कर सकता था। नौ 11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। जो अमेरिका अपनी सैनिक क्षमता को या अपनी सुरक्षा को अभेद्य मानता था, उस अमेरिका को भी आतंकवादी हमले का सामना करना पड़ा। 9/11 का मतलब है 11 सितंबर। 11 सितंबर 2001 के दिन 19 अपहरणकर्ताओं ने अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों का उड़ान भरते ही अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। विश्व व्यापार केंद्र अमेरिका का सबसे बड़ा वाणिज्यिक केंद्र है और पेंटागन अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है। तो दूसरा जो हमला पेंटागन पर किया गया और जो अंतिम चौथा जो विमान था उसको कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह निशाना चूक कर पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। इस हमले को 9/11 के नाम से जाना जाता है। मैंने पहले बताया है कि अमेरिका में तारीख से पहले महीना लिखने की परंपरा है, बाकी विश्व में तारीख के बाद महीना और वर्ष लिखा जाता है। इस घटना में 80 से ज़्यादा देशों से संबंधित लगभग 3000 लोग जिंदा जल गए। इस हमले ने विश्व के लोगों के साथ साथ अमेरिकियों के दिल को भी दहला दिया। यह एक भूमंडलीय दुर्घटना थी। क्योंकि इसमें विश्व के बहुत सारे देशों के नागरिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो 3000 लोग जिंदा जल गए थे वो 80 से अधिक देशों से संबंधित थे। इस घटना ने 1814 की वाशिंगटन की आगजनी और 1941 की पर्ल हार्बर की घटना को भी याद दिला दिया। 1814 में ब्रिटेन के द्वारा वाशिंगटन में आगजनी की गई थी, क्योंकि उस समय अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था और 1941 में जापान ने ब्रिटेन की जहाज़ समझकर अमेरिका की पनडुब्बियों को पानी में डबो दिया था, यानी उस पर हमला किया था। इसके बाद इस घटना से क्षुब्ध होकर अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम नाम से सैन्य कार्यवाही की। 9/11 के हमले की प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के आदेश पर अमेरिकी हितों की रक्षा हेतु आतंकवाद के खात्मे के लिए विश्वव्यापी युद्ध के रूप में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। वहाँ की अलोकतांत्रिक निरंकुश तालिबानी सरकार का अंत किया। हामिद करजई के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की और बाद में अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता भी हुआ। इस घटना के बाद अमेरिका की सेना ने
इस्लामी कट्टरपंथी संगठन अलकायदा और अफ़गानिस्तान के तालिबान शासन के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाया। अक्टूबर 2001 में अमरीकी सेना ने अफ़गानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर हमला किया और दिसंबर 2001 में अलोकतांत्रिक तालिबानी सरकार को परास्त कर दिया। 22 दिसंबर 2001 को हामिद करज़ई के नेतृत्व में अमरीकी समर्थक सरकार का गठन किया गया। इसके बावजूद तालिबान और अलकायदा ने समय समय पर अपनी विध्वंसकारी गतिविधियों को जारी रखा। अंत में अमेरिका आतंकवाद की समाप्ति के संकल्प को अंजाम तक पहुंचाए बिना ही तालिबान से किए गए समझौते के तहत 31 अगस्त 2021 को अपनी सेना को वापस ले गया और दोबारा से अफ़गानिस्तान में तालिबानी शासन स्थापित हो गया। इस सैन्य अभियान के बाद अमेरिका ने इराक में दोबारा से वहाँ अपना सैनिक हस्तक्षेप शुरू कर दिया और उस पर महत्वाकांक्षी महाजोट के द्वारा सामूहिक संहार के हथियारों के निर्माण का दोष लगाकर एक सैन्य कार्यवाही की गई, जिसको ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का नाम दिया गया। ये इराक पर अपनी दादागिरी स्थापित करने के लिए, विश्व राजनीति में दादागिरी दिखाने के लिए अमेरिका द्वारा की गई सैनिक कार्यवाही थी। अमेरिका द्वारा अपना वर्चस्व कायम रखने और साबित करने के लिए इराक के विरुद्ध दूसरा खाड़ी युद्ध किया गया। यह विश्व राजनीति में अमेरिकी दादागिरी थी। 19 मार्च 2003 को अमेरिका में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से इराक पर सैन्य हमला कर दिया। अमेरिका की अगुवाई वाले कॉलिशन ऑफ विलिंग्स यानी महत्वाकांक्षियों का महाजोट में 40 देशों की सैनिक शामिल थे। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका और नाटो सेनाओं को इराक पर हमले की अनुमति नहीं दी थी। अमेरिका द्वारा दिखावे के लिए कहा गया कि इराक के पास सामूहिक संहार के हथियार हैं, वह सामूहिक संहार के हथियारों का निर्माण कर रहा है, उसके इस निर्माण कार्य को रोकने के लिए ही इराक पर हमला किया गया है। लेकिन वास्तव में इराक के पास इस प्रकार के कोई भी संहारक हथियार नहीं मिले, कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो कि इराक के पास सामूहिक संहार के हथियार मौजूद हों। वास्तव में हमले का मकसद इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करना था। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का शासन समाप्त कर दिया गया, परंतु इराक को शांत करने में अमेरिका उसी तरह असफल रहा जिस तरह अफ़गानिस्तान में असफल रहा। इराक में अमेरिका के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा। इस सैन्य अभियान में अमेरिका के 3000 सैनिक मारे गए तथा लगभग 50,000 इराकी नागरिक भी इस अभियान में मारे गए। इससे स्पष्ट होता है कि इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल रहा। 1 मई 2003 को राष्ट्रपति बुश ने सैन्य कार्यवाही के अंत की घोषणा कर दी। ये सिद्ध होता है कि वहाँ भी अमेरिका पूर्ण रूप से असफल रहा, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति को अपदस्थ करने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन पर एक वहाँ के अदालत में मुकदमा चलाया गया और उस मुकदमे के निर्णय के फलस्वरूप 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। निष्कर्ष स्वरूप हम यह कह सकते हैं कि 1991 में
सोवियत संघ का विघटन हुआ और 15 गणराज्यों में विभाजित हो गया। हालांकि रूस सोवियत संघ का सबसे बड़ा गणराज्य था, लेकिन कोई भी गणराज्य इतना शक्तिशाली एवं सक्षम नहीं था कि वह अमेरिका का मुकाबला कर सके और विश्व की द्विध्रुवीयता को कायम रख सके। अतः विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई और उपरोक्त वर्णित सैन्य अभियानों से विश्व में अमेरिका ही एकमात्र विश्व शक्ति बनकर रह गया। इन अभियानों के द्वारा विश्व में अमेरिका की दादागिरी स्थापित हो गई। इस व्याख्यान के अंत में हम इस व्याख्यान में के अंतर्गत किए गए अध्ययन की पुनरावृत्ति करते हैं और पुनरावृत्ति के स्वरूप में पहला जो प्रश्न हमारा है वो है, प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं? अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया। कुवैत को स्वतंत्र कराने के लिए सुरक्षा परिषद के आदेश पर अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की सेनाओं ने इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं। इसे कंप्यूटर गेम वार कहते हैं। इसके लिए जो सैन्य अभियान चलाया उसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म माना जाता है। इसको वीडियो गेम वार का नाम दिया गया। दूसरा प्रश्न, आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध के रूप में अमेरिका ने कौन सा सैन्य अभियान चलाया? यानी एक सैन्य अभियान ऐसा था जिसे ये नाम दिया गया कि ये केवल और केवल आतंकवाद के खात्मे के लिए चलाया गया है। तो आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका ने विश्वव्यापी युद्ध के रूप में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम नामक सैन्य अभियान चलाया। प्यारे बच्चों, आपको विदित है कि 9/11 की घटना के बाद अमेरिका ने आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए एक विश्वव्यापी युद्ध छेड़ा था जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। अफ़गानिस्तान में उसने अल-कायदा और तालिबान आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध उनके ख़त्म करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए या दुनिया से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए इस सैन्य अभियान को चलाया था। प्रश्न 3, निम्न का पूर्ण रूप लिखिए। इसका अर्थ है कि नीचे दिए गए कुछ एब्रीवेशंस हैं, उनका फुल फॉर्म हमने लिखना है। AWTC, BOIF। WTC का पूर्ण रूप है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। जैसा कि हमने अध्याय में पढ़ा है कि अमेरिका के कुछ विमानों का अपहरण करके, यानी 4 विमानों का अपहरण करके उनमें से 2 विमानों को अमेरिका के वाणिज्य केंद्र वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया गया था। दूसरा है OIF। इसका फुल फॉर्म है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम इराक में सद्दाम हुसैन के शासन को समाप्त करने के लिए अमेरिका व उसके सहयोगी देशों की सेना के द्वारा चलाया गया था। ये आरोप लगाया गया था इराक पर कि इराक सामूहिक नरसंहार के हथियारों का निर्माण कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पर अमेरिका केवल और केवल राजनीतिक दादागिरी, विश्व में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने और तेल के कुओं पर अपना नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया था।
व्याख्यान के अंत में विद्यार्थियों को कुछ प्रश्न गृह कार्य के रूप में भी दिए जा रहे हैं। आशा है कि विद्यार्थी इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में विस्तृत रूप में लिखेंगे, अपने अध्यापक से इनको चेक कराएंगे। पहला प्रश्न है 9/11 से आपका क्या तात्पर्य है, और दूसरा प्रश्न है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। दोनों ही प्रश्नों को हमने बड़े विस्तार से इस व्याख्यान में समझाया है। अगर आप इस व्याख्यान को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, तो निश्चित रूप से आप गृह कार्य के रूप में इन प्रश्नों का आसानी से और शुद्ध रूप में हल अपनी नोटबुक में लिख पाएंगे। अंत में मैं बच्चों को एक संदेश देना चाहूँगा कि थिंक बिग, डू स्मॉल, यानी बड़ा सोचें और उसकी छोटे से शुरुआत कर दें, लेकिन शुरुआत को कल पर ना टालें। एक्ट नाउ, उसको आज ही शुरू कर दें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।